नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपनी YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे और स्त्री प्रत्यय प्रकरण में गीस प्रकरण का मैटर चल रहा था। गीस करने वाले जो सूत्र हैं वो क्रम से चल रहे थे। उसी में आज जो हमारा सूत्र है जिसको आज हम पढ़ेंगे, ये सूत्र है जाते अस्त्री विषयाद अयोपधात। इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा सूत्र है जाते अस्त्री विषयाद अयोपधात, ये सूत्र है। ये सूत्र गीस प्रत्यय का विधान करता है। ये सूत्र भी गीस प्रत्यय का विधान करता है। तो पहला तो आप ये याद कर लो कि जाते अस्त्री विषयात अयोपधात, ये इस सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है? तो इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय होता है। पहला तो एक ये क्वेश्चन तैयार कर लो। इसके बाद अब ये आते हैं कि ये किस स्थिति में गीस प्रत्यय करता है, क्या इसकी डिमांड क्या है, ये क्या चाहता है कि हमको क्या चाहिए, कैसी स्थिति में हम गीस प्रत्यय करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं जाते है अस्त्री विषयात, ये एक यहाँ तक पद आ जाएगा। अब फिर आ जाएगा अयोपधात। 3 पद हैं इस सूत्र में। जाते है पंचम्यंत पद है, अस्त्री विषयात भी पंचम्यंत पद है और अयोपधात भी पंचम्यंत पद है। अब यहाँ पर इसमें जैसे कि है जाते हैं अस्त्री विषयात, तो अस्त्री, ध्यान देना, अस्त्री, आ स्त्री है, यहाँ पर स्त्री नहीं है, आ स्त्री। तो स्त्रिया विषयम, स्त्रिया विषयः स्त्री विषयः, अन्ना स्त्री विषयः अस्त्री विषयः, तस्मात् अस्त्री विषयात। तो स्त्रिया विषयम, स्त्रिया विषयः स्त्री विषयः, ना स्त्री विषयो अस्त्री विषयः, तस्मात् अस्त्री विषयात। इस प्रकार से इसका समास कर लेना। इसी तरह से अयोपधात, आयोपधात मतलब यकार उपधा में ना हो। इसका मतलब यह है अयोपधात का कि यकार उपधा में ना हो। तो या उपधा यस्य सा योपधा, या उपधा यस्य सा योपधा, अन्ना योपधा अयोपधा, तस्माद अयोपधात। लग गया, समझ में आया? ठीक है कि ना उपधा यस्य सा योपधा और ना उपधा यस्य सा योपधा, अन्ना योपधा अयोपधा, तस्मात् अयोपधात। पंचम्यंत में इस तरह से बना लो। तो ये समझ में आ गया। अन्य तो गीस से यहाँ पर गीस की अनुवृत्ति है। तो ये तो हो गया सूत्रों का समास। समास होने के बाद अब देखते हैं सूत्र कहता क्या है, इनकी क्या अपनी डिमांड है। इनकी डिमांड ये है कि जाते अस्त्री विषयात अयोपधात, ये इनकी डिमांड है। अब देखो इनको समझ लें। जाते का मतलब होता है जातिवाची। जाते है मतलब जातिवाची, लेकिन यन्न चा स्त्रियाम, यन यत न चा स्त्रियाम। जातिवाची का मतलब होता है जातिवाची हो। जातिवाची का मतलब जातिवाची हो, जातिवाचक शब्द हो, लेकिन यन्न चा स्त्रियाम, यत न चा स्त्रियाम, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग में कहा ना गया हो। अंडरलाइन कर लो, नित्य स्त्रीलिंग में कहा ना गया हो, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ना हो। एक तो पहली शर्त कि जातिवाची हो, इनकी अपनी डिमांड है कि पहली शर्त है, डिमांड है कि जातिवाची हो। दूसरी डिमांड है कि अस्त्री विषय हो, मतलब इस नित्य स्त्रीलिंग में, अस्त्री विषय का मतलब यहां पर लेना है नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ना हो, नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्द ना हो। यह दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड क्या है कि नियतम अयोपधम, अयोपधम तीसरी डिमांड है कि अयोपध मतलब यकार उपधा में ना हो, ये इनकी तीसरी डिमांड है। तो जातिवाची यन्न चा स्त्रियाम नियतम और अयोपधम मतलब यकार उपधा में ना हो, तब क्या? फिर कहते हैं, भैया बतलाते हैं कि ततः स्त्रियाम गीस स्यात्, ऐसी स्थिति में स्त्रियाम मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में हम गीस करेंगे। ये इनके अपने जो तो वो है, इनकी अपनी डिमांड है। समझ में आया? तो ये सूत्र का कहना है कि अयोपध हो, यकार उपधा में ना हो, और नित्य चा यन्न चा स्त्रियाम नियतम, और नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ना हो, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ना हो। और क्या ना हो? तो और कहते हैं जातिवाची हो, मतलब और क्या हो? तो जातिवाची हो, जातिवाचक शब्द हो, तो हम स्त्रीत्व में, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय करेंगे।
ये कहते हैं जाते, ये मतलब सूत्र जो कहता है, कई बार पढ़ाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि थोड़ा सा मतलब समझ जाए और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो जाते आस्त्री विषयात अयोपधात, ये सूत्र है। सूत्रार्थ लग गया। सूत्रार्थ लगने के बाद अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ जो जाते हैं शब्द है ना, तो जाते शब्द का मतलब वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाते शब्द जाति अर्थ में नहीं है। जो जाति मतलब प्रसिद्ध है, जो जाति कहते हैं लोग, प्रयोग करते हैं कि ये जाति, वो जाति नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जाति शब्द स्वांग की तरह ही, जैसे स्वांग के विषय में आया था ना पहला सूत्र, स्वांग के द्वारा क्या लेना है, तो स्वांग के विषय में बतलाया था कि वो जो वहाँ पर परिभाषा दिए थे। इसके बाद अब उसी तरह से यहाँ पर जो जाति शब्द है, जाति शब्द भी क्या है यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, स्वांग का परिभाषा क्या दिए थे, अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणस्थम अविकारजम अतस्थम तत्र दृष्टम च तेन चेतत तथा युथम, ये यहाँ पर स्वांग लिया गया था। उसी तरह से जाति शब्द भी क्या है, पारिभाषिक शब्द है। जाति शब्द के द्वारा पारिभाषिक जाति शब्द लेना है। और पारिभाषिक जाति शब्द क्या है कि आकृति ग्रहणा जाति। एक श्लोक है, आकृति ग्रहणा जाति लिंगानाम न च सर्वभाग। पहला आकृति ग्रहणा जाति, दूसरा लिंगानाम न च सर्वभाग, सकृत आख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरणैः सह। आकृति ग्रहणा जाति लिंगानाम न च सर्वभाग और सकृत आख्यात निग्राह्या गोत्रम चा चरणैः सह। ये श्लोक है, लोक सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। आप इसको याद कर लेना कि यहां पर जाति के द्वारा ये पारिभाषिक जाति लेना है कि आकृति ग्रहणा जाति, मतलब आकृति से जाति पहचानी जाए, आकृति से जाति का ग्रहण हो। जैसे प्रयोग बना है तटी सूकरी, तो ये आकृति से जाति है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं लिंगा नाम नाच सर्वभाग, कि मतलब लिंगा नाम नाचा सर्वभाग। इसका मतलब यह होता है कि समस्त लिंगों में, त्रिलिंगों में, सर्वलिंगों में प्रयोग ना हुआ हो। समस्त लिंगों में लिंगा नाम नच सर्वभाग, समस्त लिंगों में प्रयोग ना हुआ हो। तो दूसरी शर्त, दूसरी जाति ये है कि लिंगा नाम मतलब त्रिलिंगी ना हो। इसके बाद कहते हैं सकृत आख्यात निर्ग्राह्या। सकृत आख्यात निर्ग्राह्या। सकृत का मतलब होता है एक ही बार, सकृत मतलब एक ही बार, सकृत आख्यात निर्ग्राह्या मतलब एक ही बार, सकृत एक ही बार के कहने से सकृत आख्यात निर्ग्राह्या मतलब ग्रहण कर लिया जाए। मतलब किसी व्यक्ति के एक बार कथन करने से, एक बार के ही कथन करने से, सकृत आख्यात एक बार के कहने से, निर्ग्राह्या मतलब अनेक का ग्रहण हो जाए। ये है सकृत आख्यात निर्ग्राह्या। फिर इसके बाद तीसरा कहते हैं गोत्रम। गोत्रम का मतलब होता है गोत्र प्रतिपादक शब्द भी यहाँ पर, गोत्र से प्रतिपादक शब्द मतलब गोत्र मतलब अपत्य है ना, गोत्रापत्यम जो तो वहाँ पर गार्ग्यायणा है, ये प्रयोग बनते हैं। तो गोत्रम का मतलब है गोत्र अपत्य प्रत्यांत भी यहाँ पर क्या लेना है, उनके द्वारा भी जाति को लेना है। और गोत्रम चा चरणैः सह। चरणैः सह मतलब चरणवाची जो होते हैं, जो जैसे वेद की जो मतलब वो होते हैं ना, चरण होते हैं उसमें, जैसे कठ को पढ़ने वाले कठी, तो इसी तरह से चरणवाची शब्द से यहाँ पर जो वेद शाखा के अध्येता हैं, ऐसे प्रातिपदिक शब्दों से यहाँ पर जाति को लेना है। तो जाति वो नहीं लेना जो यहाँ पर मतलब लोग बोलते हैं, जाति के द्वारा पारिभाषिक जाति शब्द लेना है, जो मतलब वास्तविक रूप से जो मतलब इसकी व्याकरण में जो कहा गया है कि जाति के द्वारा क्या लेना है, तो ये है कि आकृति ग्रहणा जाति ही लिंगा नाम नच सर्वभाग, सकृत आख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम चा चरणैः सह, यह यहाँ पर जाति है। अब इनके क्रमशः उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, जैसे तटी, वृषली, कठी, बैब्रची। इन उदाहरणों को याद कर लो, ये उदाहरण पूछे जाते हैं, पिछले बार भी पूछे गए थे कि तटी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये पूछा गया था कि तटी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, पीजीटी में आया था ना पिछले बार के। और तो यही पूछा था कौन सा प्रत्यय था। एक तो ये प्रश्न इस टाइप से बनता है कि तटी, वृषली, कठी, बहब्रची, इनमें कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो तटी, वृषली, कठी, बृहबची में इनको याद कर लो कि इनमें गीस प्रत्यय हुआ है। पहला तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो
किससे गीस हुआ है, तो ये सूत्र है जाते अस्त्री विषयात अयोपधात, ये सूत्र है जो गीस प्रत्यय किया है। यहां पर 2 क्वेश्चन इतना याद कर लोगे, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इससे इतर पूछेगा भी नहीं। एक चीज अब यहां पर ये क्या है, नित्य से करता है, मतलब ये विकल्प के रूप नहीं है, तो यहां पर नित्य से गीस है। एक ये भी याद कर लेना है, लग गया, ये हो गया। अब यहां पर कुछ करना नहीं है, मुख्य यही है जितना अभी तक बतला दिए। फिर सीधे क्या कर देना है, तट शब्द है। तट शब्द कैसा है, जातिवाचक शब्द है, जो जाति की पारिभाषिक जो जाति है उसमें यह तट शब्द आता है, परिभाषिक जाति शब्द में आता है। ये आस्त्री विषय है, नित्य स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग नहीं है क्योंकि त्रिलिंग है, तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। अयोपधात मतलब यकार इसके उपधा में नहीं है, यकार भी इसके उपधा में नहीं है, ध्यान देना, यकार भी इसके उपधा में नहीं है। ऐसी स्थिति में तट शब्द, तट के साथ एक साथ सारे प्रयोगों को सिद्ध करो। तट शब्द, तट के साथ ब्रिशल शब्द और कठ शब्द, बहवृच शब्द लगा लो एक साथ। कठ ब्रिशल, तट ब्रिशल कठ बहवृच ये शब्द रहेगा। ऐसी स्थिति में जाते अस्त्री विषयात अयोपधात, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, गीश प्रत्यय कर दो। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। गीस प्रत्यय होकर मिला दो, तट से तटी, ब्रिसल से ब्रिसली, कट से कठी और बहवृची से बहवृची। ये क्रम से जो जाति के वो दिए हैं अभी, मतलब इसकी परिभाषा को जो डिफाइन किए हैं उसी के एक क्रम से उदाहरण है। लग गया, समझ में आया? एक ही साथ सबको लगा लो, कोई अलग अलग जरूरत नहीं है, बस याद रख लो कि यहां पर गीस प्रत्यय है, सूत्र ये है। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य वरदराज। इसके बाद यहां पर आता है एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण यह है कि जाते किम, मतलब आप यहां पर जो कह रहे हैं कि जाति, जातिवाचक हो, तो जाति कहने का क्या मतलब है भाई, जाते क्यों कह रहे हो, जाति को हटाओ, सीधे जाओ तो गीस करो इसको छोड़ करके। तो जाते किम मुंडा, जाते किम मुंडा, जाते किम मुंडा, ये है भैया मुंडा, ठीक है। अब यहां पर समस्या यह है, प्रश्न यह है कि सूत्र में यदि जाति शब्द का ग्रहण नहीं करते तब यह सूत्र क्या होगा, जाति अजाति सभी में गीस प्रत्यय का विधान करेगा। जब सभी में गीस प्रत्यय का विधान करेगा तो यहां पर क्या है, मुंड शब्द है। अब मुंड शब्द क्या है, ये जातिवाचक शब्द नहीं है, जो पारिभाषिक जातिवाचक शब्द कहा गया वो उसमें मुंड शब्द नहीं आता। जब नहीं आता तो यहां पर क्या होता कि जाति ग्रहण न करने से गीस होता, ये पहुंच जाते कि हम गीस करेंगे, यहां पर गीस होता तो यहां पर मुंडी बनता, कह मत देना किसी से, यहां पर क्या बनता, मुंडी बनता। तो कहते हैं मुंडी मत बनाओ, मुंडा ही बनाओ, मुंडा करो। तो फिर मुंडा क्या हो, अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाएगा, सीधे टाप लगा दो, बन जाएगा मुंडा, मुंडी नहीं बनेगा। इसी तरह से आस्त्री विषयात किम, दूसरा प्रत्युदाहरण है कि यह अस्त्री विषय मतलब स्त्री, नित्य स्त्रीलिंग का विषय न हो, ये क्यों कह रहे हो, तो प्रयोग बनता है, यहां पर एक प्रयोग देते हैं बलाका। दूसरा उदाहरण है बलाका। अब बलाका जो शब्द है वो बलाका मतलब यहां पर ये मतलब नित्य स्त्रीलिंग का विषय ना हो। तो अब ये जो बलाका है, बलाका नित्य स्त्रीलिंग का विषय है, बलाका। अब बलाका नित्य स्त्रीलिंग का विषय है तो यदि ये शब्द नहीं रखेंगे तो यहां पर गीस करके बलाकी बना देगा। यह सूत्र बलाका को क्या बना देगा, बलाकी बना देगा। तो बलाकी नहीं बनाना बल्कि बलाका ही बनाना है, क्योंकि ये नित्य स्त्रीलिंग में क्या है, प्रयुक्त है, और ये कहता है नित्य स्त्रीलिंग का विषय ना हो। तो बलाका को क्या होगा कि फिर बलाकी नहीं बनता, क्योंकि ये नित्य स्त्रीलिंग का ही विषय है। ऐसी स्थिति में फिर वही अजाद्य तष्टाप से क्या कर दो, टाप कर दो, टाप कर दोगे तो बन जाएगा बलाका। तो ये दूसरा प्रत्युदाहरण है। प्रत्युदाहरण के विषय में मैंने बताया था ना कि यदि प्रत्युदाहरण ही सूत्र के एक एक पद को स्पष्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, प्रत्युदाहरण क्यों आते हैं, पदकृत क्यों आते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये जो 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है जब एक एक पद को हम लगा देते हैं, एक एक पद की आवश्यकता को बतला देते हैं, तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए प्रत्युदाहरण आते हैं। जैसे ये दोष आए और दोषों की निवृत्ति कर दिया कि भाई यदि इसको नहीं रखेंगे तो यहाँ पर जो प्रयोग दिए थे, मुंडा मुंडी बनने लगेगा, बलाका को बलाकी बनने लगेगा यदि अस्त्री विषय ये नहीं रखेंगे। इसी तरह से अयोपधात कि यकार उपधा में ना हो, ऐसा जो कहा, तो यकार उपधा में ना हो। तो अब मान लो कि यदि अयोपधात ये पद न कहें
तो अयोपधात ना कहने से यकार उपधा में होगा तो उसको भी जो गीस करने लगेगा ये, क्योंकि इनका तो काम ही है करना। तो फिर क्या होगा, एक प्रयोग बनता है, देखो यहां पर आता है अयोपधात किम, अयोपधात किम, और प्रयोग है क्षत्रिय। ध्यान देना। अब ये कहते हैं कि अयोपधात किम, आप जो सूत्र में अयोपधात की मतलब यकार उपधा में ना हो, आप ये जो कह रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है। तो मान लो कि यदि अयोपधात इस पद को नहीं रखेंगे तो ये सूत्र मतलब यकार उपधा में होगा तो उसमें भी गीस करेगा, जहां पर यकार उपधा में होगा वहां पर भी ये क्या करेगा, गीस करेगा। ऐसी स्थिति में क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय शब्द के यकार उपधा में यकार है, यकार होने के कारण बाकी ये सब चीजें ये घट रहे हैं, जाति है, आस्त्री विषय भी है। तो अब यहां पर क्या होगा, इस सूत्र के द्वारा छत्री से गीस होकर छत्री, क्षत्रिय ऐसा प्रयोग बनाएगा, अनिष्ट प्रयोग बनाएगा। तो अनिष्ट प्रयोग ना बने बल्कि इष्ट प्रयोग ही बने, इसलिए हमने अयोपधा रखा कि यकार उपधा में ना हो। अब यहां पर यकार उपधा में ही है तो ये सूत्र गीस नहीं करेगा, गीस नहीं करेगा तो अजाद्य तष्टाप से टाप कर दो तो बन जाएगा क्षत्रिय। लग गया, क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। तो ये सूत्र समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो अब यहां पर एक वार्तिक आता है ना, हाँ वार्तिक है योपद प्रतिषेधे, योपद प्रतिषेधे है गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधा। एक वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, इसको ध्यान रख लेना। वार्तिक है योपद प्रतिषेधे, योपद प्रतिषेधे है गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधा। याद कर लेना, इसको लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में है गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधा। बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। इस वार्तिक को ये कहता है कि सूत्र जो कहता है कि योपद प्रतिषेधे मतलब यकार उपधा में ना हो, ये इसका निषेध करता है। तो ये वार्तिक कहता है कि योपद प्रतिषेधे मतलब यकार उपधा में हो, इसका जो प्रतिषेध किया गया था, योपद के प्रतिषेध में है गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य। ध्यान देना, है एक पहला शब्द है, दूसरा है गवय, तीसरा मुकय, चौथा मनुष्य और मत्स्य। इन शब्दों में अप्रतिषेधा, इसके लास्ट में आता है अप्रतिषेधा। अप्रतिषेधा का मतलब होता है अप्रतिषेधा, इसका मतलब होता है कि यहां पर गीस का निषेध नहीं करना। इन शब्दों में गीस का निषेध नहीं करना बल्कि गीस करना है। समझो गुरु, गीस का निषेध नहीं करना बल्कि गीस करना है। तो योपद प्रतिषेधे मतलब यकार उपधा में हो, इसका जो प्रतिषेध किया गया था उस प्रतिषेध में है गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य, इन शब्दों का क्या कहना है, अप्रतिषेध कहना है। अर्थात यहां पर गीस का निषेध नहीं कहना है बल्कि गीस होगा यह कहना है, बल्कि गीस होगा यह कहना है। इन शब्दों को याद रख लो। इन शब्दों में ये जो जितने शब्द बने हैं, 5 शब्दों में गीस प्रत्यय होता है, इसी के द्वारा गीस होता है और इसकी सहायता से गीस होता है। लगा, इसके द्वारा यहां पर क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। तो जैसे है शब्द है का मतलब होता है घोड़ी, गवय शब्द है जो वो गाय होती है ना, जो नील गाय, उसको कहते हैं गवय। इसी तरह से मुकय, तो मुकय के लिए यहां पर हाँ, तो यहां पर क्या मुकय, तो मुकय के लिए मुखी, मुकय से क्या बनता है मुखी, मुकय का यहां पर जो अर्थ करते हैं, हाँ मुकई मतलब खच्चरी, मुकय का मतलब क्या होता है खच्चरी, खच्चर की पत्नी खच्चरी। तो अब देखो यहां पर क्या है शब्द है शब्द में, अब यहां पर है में ये है। अब है में यकार उपधा में है,
यकार उपधा में होने से सूत्र के द्वारा गीस का क्या हो रहा था, निषेध हो रहा था। लेकिन ये वार्तिक आ गया कि भैया यहां पर मत करो, कुछ बख्श दो हमको, ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दो, सब जगह जो तो ठीक नहीं है। तो इसने इसकी सहायता से फिर क्या होगा, जब ये गीस का मतलब निषेध, ये रोक देगा, निषेध जब रोक देगा, अप्रतिषेध कर देगा, तो है से क्या बन जाएगा, है से फिर कर दो गीस, है से जब गीस कर दोगे तो फिर गीस में क्या बनेगा, गकार सकार की संज्ञा ई बचेगा, मिला दो तो बन जाएगा हई, मतलब घोड़ा की पत्नी घोड़ी। इसी तरह से गवय से क्या बन जाएगा, गवई, गवय से बना लो गवई, और मुकय से मुकई, ये 3 प्रयोग बना लो, ठीक है से हई और गवय से गवई और मुकय से मुकई, ये 3 प्रयोग बन जाते हैं। लग गया, यहां तक समझ आ गया ना। हाँ, ये 3 है। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय में ये लिखे हुए हैं उदाहरण क्रम से। बस मुख्य मुझे आपको ये समझाना है कि ये कहता क्या है, इसको समझ में आ जाएगा तो बस लग जाएगा, बाकी वही है। लगा गीस में ईकार कर दो, है से हई, गवय से गवई, मुकय से मुकई। अब यहां पर एक पद आता है मनुत्स और मत्स्य, 2 पद बचते हैं, 2 शब्द और बचते हैं, मनुष्य और मत्स्य, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ स्पेशल सूत्र आता है जो काम करता है, आपको वो ध्यान रखना है। बाकी गीस का तो आपको पता चल ही गया। और स्पेशल सूत्र कौन है, यहां पर स्पेशल सूत्र है हलस तद्धितस्, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। हलस तद्धितस् गार्गी में आया है, गार्गी में इसने क्या किया था, यकार का लोप किया था गार्ग के। तो हलस तद्धितस् ये सूत्र है, हलस तद्धितस् ये सूत्र आता है। और ये सूत्र क्या कर देता है, जैसे मनुष्य शब्द है ना, मनुष्य, अब मनुष्य शब्द है तो अब ये क्या होता है कि यहां पर भी यकार उपधा में है, यकार उपधा में होने के कारण इस सूत्र, ये सूत्र ने गीस का क्या कर दिया था, निषेध किया था। लेकिन वार्तिक ने फिर क्या कर दिया, निषेध का भी जो तो निषेध को रोक दिया कि नहीं यहां पर गीस होगा। जब ये गीस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, गीस कर दो, गीस में गकार सकार की संज्ञा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसकी सहायता से यही करेगा, मतलब इसी सूत्र के द्वारा हो जाएगा। तो मनुष्य शब्द से गीस, मनुष्य, गीस में गकार सकार की संज्ञा, तो मनुष्य ई। अब यहां पर क्या होता है, यचभंश भाषंज्ञा और यस्येति च, इस सूत्र के द्वारा यस्येति च के द्वारा क्या होता है, जो यकार उत्तरवर्ती यकार उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यकार उत्तरवर्ती आकार का लोप होने के बाद यहां पर या बचेगा, मनुष्य में क्या बचेगा, या बचेगा। उस या का हलस तद्धितस् इस सूत्र के द्वारा लोप कर दो। हलस तद्धितस् के द्वारा क्या कर देना है, लोप कर देना है। लोप करने के बाद याद रख लो, ये पूछता है, मैंने देखा है इसको, आप कभी पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये मिल जाएगा कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर यकार, मनुष्य शब्द के यकार का लोप हुआ है। हलस तद्धितस् सूत्र है, ये सूत्र जो है मनुष्य शब्द के क्या करता है, ये मनुष्य शब्द के यकार का क्या करता है, लोप करता है। जब यकार का क्या कर देगा, लोप कर देगा, तो मनुष्य ई, अब मिला दो तो बन जाएगा मनुषी। लग गया, क्या बन जाएगा, मनुषी, मतलब मनुष्य की स्त्री, मनुषी। बोल मत देना। इसके बाद वार्तिक आता है, एक और वार्तिक है। अब इसके बाद मत्स्य शब्द बचता है ना, मत्स्य, मत्स्य से क्या हो जाएगा कि यहां भी यकार उपधा में है, इस सूत्र के द्वारा निषेध हो रहा था गीस का, लेकिन इसकी सहायता से ये गीस फिर करेगा। तो अब यहां पर क्या होता है, मत्स्य शब्द से क्या कर देना, गीस कर दो। गीस होने के बाद यहां पर गकार शकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। मत्स्य ई ऐसा रहता है। अब मत्स्य ई में यहां पर एक वार्तिक है मत्स्यस्य ज्ञाम, ध्यान देना, एक वार्तिक है मत्स्यस्य ज्ञाम। अब मत्स्यस्य ज्ञाम एक दोबारा वार्तिक आया, हालांकि इस यहां पर बतलाते हैं कि योपद प्रतिषेध है गवय मुकय मत्स्य मत्स्यानाम, इसी से काम सिद्ध था। लेकिन दोबारा फिर एक वार्तिक आया मत्स्यस्य ज्ञाम, मत्स्यस्य ज्ञान, ये वार्तिक है। ये दोबारा फिर वार्तिक आया। तो अब यहां पर बताते हैं कि ये जो वार्तिक की दोबारा आवश्यकता क्यों हुई, तो इसके विषय में कहते हैं, एक वहां पर न्याय आता है ना, और वो न्याय है कि हाँ, सिद्धे सति आरभ्य मारो विधि नियमाय भवति, मतलब पूर्व सूत्र से, पूर्व वार्तिक से कार्य सिद्ध ही था, पुनः दोबारा इसकी क्या आवश्यकता है,
सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय भवति, ये है। तो अब जब इससे सिद्ध था तो पुनः इसकी क्या आवश्यकता है, तो सिद्धे सति आरभ्यमाण विधि, वो कुछ नियम के लिए ही ये विधि होती है। और नियम के लिए क्या दोबारा विधि हुई कि मत्स्य ज्ञाम, ज्ञाम का मतलब होता है गी के परे होने पर, ज्ञाम मतलब गी के परे होने पर, मत्स्य मतलब मत्स्य को क्या होता है, गीश होता है, ऐसा इसका हो जाएगा। लग गया? हाँ, यहां पर ये है मुख्य रूप से इसका अर्थ ये है कि मत्स्य ज्ञान का मतलब ये है, ये मतलब है जो सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधि नियमाय भवति, ये जो विधि दोबारा मतलब नियम के लिए जो हुई है, और नियम मतलब पुरुष के द्वारा ही काम सिद्ध था, दोबारा इसको क्या बनाने की आवश्यकता है, तो बनाने की आवश्यकता ये है कि ये कहता है कि मत्स्य शब्द के यदि यकार का लोप हो तो ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान मतलब गी के परे होने पर ही हो, ये है यहाँ पर कि मत्स्य शब्द के यकार का लोप हो तो गी के परे होने पर ही हो, अन्य के परे होने पर ना हो, इसलिए इस वार्तिक को अलग से बनाया गया। वार्तिक है मत्स्य ज्ञाम, ये वार्तिक है। लगा? मतलब ज्ञान का मतलब होता है गी के परे होने पर, सप्तमी है ना यहाँ पर, तो ज्ञान मतलब गी के परे होने पर ही, मत्स्य मतलब मत्स्य के यकार का लोप हो, मत्स्य के यकार का लोप हो, बाकी अन्य के परे होने पर ना हो, तो ये है इसका मतलब। तो अब यहाँ पर मतलब ये है कि केवल मतलब गी के परे होने पर ही मत्स्य के यकार का लोप होगा, और जहाँ पर गी परे नहीं है तो वहाँ पर यकार का लोप नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मत्स्य इदम मात्स्यम एक प्रयोग बनता है, जैसे मान लो मात्स्यम प्रयोग बनाओगे तो मात्स्यम में इसका विग्रह कर लो मत्स्य इदम मात्स्यम, तो वहां पर यकार का लोप नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो तो जाना चाहिए। कारण यही है, ये जो वार्तिक है ये जो कहता है उसी के कारण यहाँ पर लोप फिर नहीं हुआ, हलस्तद्धितस्य लोप नहीं हुआ। तो समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्या है, मत्स्य शब्द है, मत्स्य शब्द से गीश कर लो, और गीस परे है ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसकी सहायता से मतलब गीस हुआ है, तो अब मत्स्य शब्द में यचिभम से भाषंज्ञा, भाषंज्ञा होने के बाद यस्येति के द्वारा मत्स्य शब्द के यकार उत्तरवर्ती यकार का क्या होगा, लोप होगा। जब इसके यकार का लोप हो जाएगा तो ये हलंत बचेगा मत्स्य का या। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी सहायता से ही यहाँ पर हलस्तद्धितस्य इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, यकार का लोप हो जाएगा। हलस्तद्धितस्य के द्वारा यहाँ पर यकार का लोप होगा। यकार के लोप होने से मत्स्य ई और मिला दोगे तो बन जाएगा मत्सी, मिला दोगे तो बन जाएगा मत्सी, ये है मत्सी। तो ये उदाहरण, तो यहाँ पर भी गीश प्रत्यय हुआ है, इसको बढ़िया से याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ये हो गया यहाँ तक, तो काफ़ी अच्छा सूत्र है ये, और मुझे आज इतना ये पर्याप्त है, इसलिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। और फिर इसके बाद नए सूत्र इतो मनुष्य जाते हैं एक सूत्र आता है, फिर वहाँ पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। इसी के साथ नमो नमः।